हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीडीपी का प्रीवियस ईयर करेंगे। तो जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों का जो सीटेट का पेपर होने वाला है जुलाई में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं मैं सारे ही सीरीज करवाऊँगी। हर सब्जेक्ट के, हिंदी हो या फिर ईवीएस हो या फिर मैथ हो या फिर जो सीडीपी है, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के। तो ये सीरीज़ चल रही है सीडीपी की। तो देखिए, ये जो जुलाई में पेपर हुआ था 2024 का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन करने में। जो सीडीपी में जो 30 क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, और ऑप्शन बी है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, और ऑप्शन 3 है जो है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, और ऑप्शन डी है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही फॉलो करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आ रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं, तो आप लोग उसको टॉपिक को पढ़िए, तो आपका जो सीटेट है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये जो सीटेट है वो पूरा ही प्रीवियस ईयर के बेस पे बनाया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोगों को मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करिए। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए, जो है जो व्यापक और जो मूल्यांकन, जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो वृद्धि अधिगम पोर्टफोलियो करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं फ्रेंड। 2 आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा पैराग्राफ सही है कौन सा नहीं सही है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें दोनों लैंग्वेज दिए रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि ये पेपर ही है आपका। तो देखिए, अभिकथन क्या दिया गया है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो सही लग रही है। ऑप्शन आर क्या है दूसरा जो है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो है वो दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही कथन है, और ए की आर की जो सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखिए, सीटेट जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो लोग घबराए नहीं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत लोग घबरा भी जाते हैं। अगर आप शांति से बैठ के अपना दिमाग शांत करके अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड देखते हैं। देखिए, थर्ड क्या है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समस्या समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, ठीक है। अभी मतलब अपने फ्रेंड से बोल रहा है मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो अभी के अनुसार अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है फ्रेंड? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है किस्मत, और ऑप्शन 2 है कार्य कठिनाई, और ऑप्शन 3 है कोशिश की कमी, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन जो 4 है वो योग्यता का अभाव। तो अभी के अंदर क्या ऐसा है कि वो अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। देखिए, अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो सीडीपी का क्वेश्चन है, जो इसमें जितने भी होंगे वो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी के हर सब्जेक्ट में 15 नंबर के पेडागोजी रहती है और 15 नंबर के कंटेंट में जो पूछा जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप लोगों को सीडीपी में अगर आप कोई बच्चे को देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें से सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को आंसर सही लगेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है वो आप लोगों को चूज़ करना है। तो देखिए, अगर कोशिश की कमी, कठिनाई, कार्य में कठिनाई, और किस्मत को तो हम लोग नहीं कर सकते, किस्मत को नहीं ठहरा सकते। देखिए, उसमें योग्यता का अभाव है, इसलिए कभी जो है अभी ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए, सॉरी ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, लेव वाइगस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। ठीक है, अनुशासित दृष्टिकोण है। तो आप लोग पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या है, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं काम कर सकते कि उसके जो वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। अगर असंबंधित होगा तो वो करेंगे कैसे, ये तो ऑप्शन एकदम गलत है। ऑप्शन बी क्या है कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। देखिए, ये सही नहीं है कि उनको आप कोई भी जो शिक्षक है उनको छात्रों को अपना सहायता देना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनको अपने संघर्ष पे छोड़ दे, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या है कि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं है कि बस एक आदमी कर, एक लड़का कर लेगा और दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दो छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, उनको जो वर्तमान चीज़ें चल रही हैं उन्हीं के अनुसार उनको मार्गदर्शन देना और उनको काम देना कि वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप कि फ्रेंड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट आपका होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है सबसे अच्छा वर्णन करता है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है कि शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, और ऑप्शन बी क्या है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, और ऑप्शन 3 क्या है कि शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं, और ऑप्शन 4 क्या है कि शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से कार्य करने पे उनके अपने हाल पे छोड़ देना, ये चीज़ें सही नहीं है, और निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते, ये भी सही नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा, शिक्षक को सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर ये काम अपने स्टूडेंट को दे दिया है तो शिक्षक को ये देखना चाहिए कि वो स्टूडेंट कैसे उसका काम पूरा कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। एक गाइडर के रूप में उसको हमेशा ही खड़ा रहना पड़ेगा और उसको हमेशा हिंट देना पड़ेगा कि नहीं आप ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 5वें का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ का है कि क्या है। पहला है ऑप्शन, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संबंधित करते हैं। ठीक है, संसाधित करते हैं, सॉरी। ऑप्शन दूसरा क्या है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, और ऑप्शन 3 क्या है कि बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, और ऑप्शन 4 है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 6 का। तो देखिए, केवल जो बुद्धि है वो प्रयोगात्मक ही अधिगम से संबंधित है, ये सही नहीं होगा, और बुद्धि केवल एक ही आयाम पर होती है, ऐसा नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो उन्होंने बताया है कि जो बुद्धि है वो 8 प्रकार के होती हैं, 8 प्रकार में उन्होंने बांटा गया है, सभी प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं और केवल एक ही आयाम में नहीं होती है, चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। ठीक है, देखिए जो होते हैं जैसे जो डॉक्टर होते हैं उनकी इसका स्किल अलग होती है, जो कवि होते हैं वो उनके जो सोचने की क्षमता होती है वो अलग होती है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, होता है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि एक ही आयाम में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उपरोक्त विकास के अनुसार है। ठीक है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के जो उपरोक्त विकास के अनुसार है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। और ऑप्शन बी क्या है, छवि आधारित, संकेत आधारित और क्रिया आधारित। और ऑप्शन 3 क्या है कि संकेत आधारित, क्रिया आधारित और छवि आधारित। और ऑप्शन 4 क्या है, संकेत आधारित, छवि आधारित और क्रिया आधारित। देखिए इसमें पूछा है कि संज्ञानात्मक अक्षमताओं में उपरोक्त का जैसे विकास के अनुसार है, तो इसमें पहले कौन सा आएगा, फिर बीच में कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग क्रिया आधारित पर करते हैं, फिर छवि आधारित पर करते हैं, फिर संकेत आधारित पर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। किसी भी काम को पहले हम लोग करते हैं, फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कैसे ऐसे करो, फिर हम लोग अगर संकेत भी करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, कथन दिया गया है, क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। और ऑप्शन बी क्या है, और कारण बी क्या है कि कारण दिया गया है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा गया। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, और जो ए है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो शिक्षकों का कक्षा में प्रभावी संज्ञा सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा शिक्षक को, किसी भी शिक्षक को करना चाहिए। और संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है फ्रेंड कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विकास के संदर्भ में पूछा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन पहला पढ़ लेते हैं, विकास एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी क्या है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। चला ठीक है। और ऑप्शन 3 क्या है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। और ऑप्शन 4 क्या है कि विकास में विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, देखिए जो पहले तो विकास एक असतत प्रक्रिया, ऐसा नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो वृद्धि है वो एक टाइम पे रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। देखिए वृद्धि क्या होता है कि जो हमारी शारीरिक वृद्धि हो रही है, जैसे हम कितने हाइट तक, कब तक, कितने वर्ष तक बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे हाथ का विकास हो रहा है तो बस होते जा रहा है, ऐसे तो हमारा हाथ बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, एक टाइम पे जाके रुक जाता है। फिर हम लोगों का जो मानसिक डेवलपमेंट है, हमारी जो शारीरिक है, ये सब चीज़ों में वृद्धि होती है, तो वो विकास होता है। ठीक है, वृद्धि रुक जाता है, लेकिन जो विकास है वो असतत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ कि जो विकास है वो सीधे नहीं चलता, विकास जो होता है वो चक्रीय होता है। आपका जो विकास हो रहा है वो चारों तरफ से आपका हो रहा है डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, लेव वैगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ठीक है, लेव वैगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, किस प्रकार करते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन ए क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन 2 क्या है, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। और ऑप्शन 3 क्या है कि असंतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। और ऑप्शन 4 क्या है कि खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो लेव वैगोस्की के अनुसार है, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा अपने जो बच्चे हैं अपने व्यवहार को नियमित रूप से करते हैं। ठीक है, बच्चे अपने आप में ही बोलते रहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। जो बच्चे खिलौना लेके सीखते हैं, बोलते हैं, इसलिए ऐसा लेव वैगोस्की कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड, कक्षा 5वीं के
बच्चों की तैरने व डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा एग्ज़ाम के टाइम में तो ऐसे ही आराम से पढ़िएगा, कोई भी हड़बड़ाने की जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी से क्वेश्चन करके चले निकल जाऊं, ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिलेगा, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो है 30-30 नंबर का 30-30 क्वेश्चन रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा और कोई भी ऐसा नहीं हो कि कोई घबराए, अगर घबराएंगे तो नहीं क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, और ऑप्शन बी है वीडियो दिखाना, और ऑप्शन थर्ड क्या है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, और ऑप्शन फोर्थ क्या है निर्देशित खोज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो इसका जो है निर्देशित खोज अपनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो इसका नहीं है, आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, लोग जल्दीबाजी में नहीं का जो है उसको नहीं देख पाते हैं और गलत हो जाता है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। तो देखिए इसका पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सार्थक जो है सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है पूछा है, तो रटने व दोहराव, और ऑप्शन बी क्या है स्मृति सहायक विधियां, और ऑप्शन थर्ड क्या है संकल्पना चित्रण, और ऑप्शन 4 क्या है विस्तृत दोहराव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो रटने व दोहराव का है जो नहीं है पूछा है फ्रेंड, तो ऑप्शन इसका बी फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। अच्छे प्रश्न जो तैयार किए गए हैं आलोचनात्मक, उसकी सोच के पर जो विशेषता नहीं है, क्या नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, और ऑप्शन बी क्या है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, और ऑप्शन थर्ड क्या है इनमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन 4 क्या है यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। ये गलत है फ्रेंड, इसमें नहीं है पूछा है, तो ये चीज़ें नहीं है, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड, इसमें भी यही अभिकथन दिया गया है, पढ़ते हैं। अभिकथन में क्या है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए फ्रेंड। तो कारण क्या है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, क्वेश्चन में बताना है आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आर है उसका जो व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा के दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, देखिए जिन प्याजे का आप लोग सिद्धांत पढ़े होंगे, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि देखिए जो जिन प्याजे हैं थर्नडाइक है, लेवेगोस्की हैं, और जो यही लोग हैं स्किनर हैं,
इन लोगों का जितने भी सिद्धांत है ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें आती हैं फ्रेंड। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को इसका जो थ्योरी है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के अनुसार पूछा है, जागृति को पता चल गया है कि उसका जो कुत्ता है रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, और जब वह एक दूसरे कुत्ते को देखती है तो जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, ठीक है, वो बस उसके जैसा दिखता है और अलग नस्ल का भी है, तो वह उससे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार है वो क्या प्रदर्शित करती है, तो देखिए वस्तु अस्थायित्व, समायोजन या फिर संरक्षण या फिर अहम केंद्रिता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए वो समायोजन समझती है, ठीक है। समायोजन में यही होता है कि अगर देखिए अगर मान लीजिए कि बिल्ली सफ़ेद है तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको कभी कुत्ता भी सफ़ेद दिख रहा है तो वो ये नहीं समझ पाएगी कि वो कुत्ता है और ये बिल्ली। उसमें समायोजन की भावना होगी कि बिल्ली सफ़ेद है तो अगर वो कुत्ता भी देख रही है तो उसको यही लगेगा कि ये बिल्ली ही है, ठीक है। तो समायोजन की भावना है। आप लोग जो लोग नहीं पढ़े होंगे आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या फिर की का निर्धारण करती है, ठीक है। किसके ऊपर निर्धारित करती है, पहला है सेक्स और दूसरा है जेंडर और ऑप्शन तीसरा है शैक्षणिक सफलता और ऑप्शन चौथा है सीखने की शैली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या फिर 2 होगा या फिर ए और थर्ड और फोर्थ तीनों हो जाएगा, और या फिर चौथा में क्या है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्या हो जाए, आनुवांशिकता किस तरह से एक व्यक्ति के का निर्धारण करती है, देखिए शैक्षणिक सफलता, वे सीखने की शैली या फिर जेंडर या फिर सेक्स। देखिए इंग्लिश में अगर आप लोग देखेंगे तो जेंडर ही लिखा रहता है दोनों में ही, देखिए इसमें जेंडर और इसमें सेक्स लिखा है, कहीं कहीं ऐसा रहता है कि दोनों में ही सेक्स और दोनों में ही जेंडर लिखा रहता है, तो ये आप लोग समझिएगा। तो इसका माने अलग अलग होता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जो आनुवांशिकता की तरह से एक जो व्यक्ति का निर्धारण करती है, जो आनुवांशिकता निर्धारण करती है तो वो सेक्स ही करती है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ही है, एक ही है, सेक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखिए अभिकथन दिया गया है, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आएंगे, तो आप लोग इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अभिकथन पढ़ते हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ये बात तो सही है, और निर्देश देने के बजाय प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है, बच्चे की जो अटेंशन है वो कक्षा में बना रहता है। और कारण क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों को आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये दोनों बातें सही कही गई हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, और ए की जो व्याख्या आर जो है कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है, ठीक है। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार जो है वो किसकी पहचान है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वलीन क्रम विकार की, ऑप्शन बी है अधिगमात्मक विकलांगता की, और ऑप्शन थर्ड है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की, और ऑप्शन 4 है मस्तिष्क पक्षाघात की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए जो स्वलीन क्रम विकार की है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार की विशिष्ट पहचान है वो स्वलीन और क्रम की विकार की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं, जब कब करते हैं फ्रेंड, कब पूछा है कि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, और ऑप्शन बी क्या है अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन थर्ड क्या है शिक्षार्थियों
कि सामाजिक भावना आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है, ये भी गलत है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, ये चीज़ें गलत है। देखिए क्या होता है कि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, तभी उनका जो है वो व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। ठीक है, 19 का फर्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है फ्रेंड, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है। फर्स्ट है नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। ऑप्शन बी क्या है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। ऑप्शन थर्ड क्या है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। और ऑप्शन फोर्थ क्या है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, इसीलिए उनको जो है सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों को कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन में से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है, क्या कहलाती है फ्रेंड। ऑप्शन ए है निगमनात्मक अवधि, और ऑप्शन बी क्या है सहज काल, और ऑप्शन थर्ड क्या है मूल काल, और ऑप्शन फोर्थ क्या है संवेदनशील अवधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, संवेदनशील अवधि कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण का क्या कहलाते हैं। ठीक है, सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िवादिता, और ऑप्शन बी है जेंडर भेदभाव, और ऑप्शन थर्ड है जेंडर पहचान, और ऑप्शन फोर है जेंडर प्रारूप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, रूढ़िवादिता कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है। ऑप्शन ए है विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, और ऑप्शन सेकंड क्या है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं, और ऑप्शन थर्ड क्या है विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, और ऑप्शन फोर क्या है सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो देख एक समावेशी जो कक्षा होता है उसमें सारे ही बच्चे बैठते हैं, उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो आलोचनात्मक सोच होता है उस पर प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं उसका जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है छात्रों की प्रतिक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, और ऑप्शन सेकेंड है छात्रों के ज्ञान और सक्षम जो समझ कौशल का आकलन करने के लिए, और ऑप्शन थर्ड क्या है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, और ऑप्शन फोर क्या है छात्रों को जानकारी प्रदान कर याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड पूछा है। ऑप्शन ए है अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रतिक्रिया है जो अलगाव में होता है। ऑप्शन सेकेंड है अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। और ऑप्शन थर्ड क्या है, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। और अधिगम अर्थ निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, अभिकथन में पूछा गया है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों की उम्र तक ऐसा नहीं करते। और ऑप्शन आर में क्या है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल जो सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसमें सही विकल्प चुनना है फ्रेंड। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, 26 का जो देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों ही सही है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। ठीक है, जो उनका लंबाई है और वजन में वृद्धि है वो किसका उदाहरण है फ्रेंड। तो मात्रात्मक परिवर्तन है या फिर गुणात्मक परिवर्तन है या फिर भावात्मक या फिर संज्ञानात्मक परिवर्तन। देखिए बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है फ्रेंड, आप लोग इसका बता सकते हैं। अगर आप लोग जो वृद्धि और विकास पढ़े होंगे तो देखिए ये मात्रात्मक परिवर्तन है अगर वृद्धि पूछा है तो, अगर विकास पूछेगा तो वो गुणात्मक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क लगा देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है, ये पूछा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। ठीक है, वो ये बात बोली है। तो जो लॉरेंस जो कोहलबर्ग जो ने जो सिद्धांत दिया था नैतिकता का, उसके अकॉर्डिंग जो अरुणिमा जो है वो अपना जो तर्क दे रही है वो किस सिद्धांत के बेस पे दे रही है। ठीक है, जो सामाजिक सरोकार और विवेक है या फिर नैतिकता और विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता है। और ऑप्शन थर्ड में क्या है, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृति कानून है। या फिर फोर्थ है यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का, और 2 हो जाएगा फिर नैतिक का जो विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें जो है वो सिद्धांत ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, क्या पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। और ऑप्शन बी में क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। और ऑप्शन में फोर्थ में क्या है, प्रतिभाशाली जो छात्र हैं वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका जो IQ लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, और ऑप्शन बी है संरक्षण और अमूर्त चिंतन, और ऑप्शन थर्ड है नकल और प्रतिवर्तीयता, और ऑप्शन फोर्थ है
प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद हो जाएगा, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखिए जो आज का वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। जो आप लोगों का जो जुलाई जो का फर्स्ट पेपर हुआ है, जो 2024 का CDP का 30 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है प्रीवियस ईयर का। ऐसे ही मैं अब नेक्स्ट वीडियो में अलग सब्जेक्ट से लाऊंगी 30 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं। ऐसे ऐसे ही करके मैं आप लोगों का हर ईयर का जो है प्रीवियस ईयर करवा दूंगी। तो आप लोगों को CTET के लिए प्रीवियस ईयर देखना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा फ्रेंड। तो अपना ध्यान रखिए। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।